नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले एमपीटीएट की पात्रता परीक्षा हुई है। अभी हमारे सामने जो एग्ज़ाम है वो है एमपीटीएट की सिलेक्शन एग्ज़ाम, सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी और यूपीटीएट जैसी एग्जाम हमारे सामने हैं। और इन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि आप लोगों के कहने के अनुसार प्रत्येक दिन पर्यावरण अध्ययन की बेहतरीन और शानदार क्लास आप लोगों के लिए लाई जा रही है। उसी श्रृंखला में प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और एक शानदार टॉपिक, जो कि है पारिवारिक उत्सव से संबंधित। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो परिवार से जुड़े हुए उत्सव होते हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। और जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने लिए गए हैं वो सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि जो विगत वर्षों की जो एग्जाम है उस विगत वर्ष की एग्जाम में जो पूछा गया है वही आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है। आपने जैसा कि कमेंट के माध्यम से हमें बताया था कि सर प्रमुख जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की एक क्लास बनाइए, तो इससे पहले मैंने वही क्लास आप लोगों को दी है। आज की क्लास में हम पारिवारिक उत्सव से संबंधित प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए और जो जो प्रश्न आए उन्हें एंजॉय करिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके विगत वर्षों की टीएट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त परिवर्तन के साथ में। चलिए, प्रश्न है पहला आप लोगों के सामने कि जो पारिवारिक उत्सव है, आपके सामने प्रश्न है कि पारिवारिक उत्सव का क्या अर्थ होता है। आप लोगों को बताना है कि पारिवारिक उत्सव का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने पहले दे रखा है भाई, चलिए, कि सार्वजनिक समारोह, परिवार द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव, राष्ट्रीय त्योहार या धार्मिक अनुष्ठान। तो पारिवारिक उत्सव का मतलब जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, परिवार द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव। कि जब परिवार साथ रहता है और उसके द्वारा जो मनाया जाने वाला उत्सव होता है वो एक पारिवारिक उत्सव होता है। सार्वजनिक समारोह का मतलब क्या होता है, जो पूरी गवर्नमेंट की तरफ से जो समारोह आयोजन किया जाता है वो सार्वजनिक होता है। राष्ट्रीय त्योहार, जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले राष्ट्रीय गांधी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर, ये एक राष्ट्रीय त्योहार। दूसरा आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी जो है ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 15 अगस्त की यदि हम बात करें तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में। धार्मिक अनुष्ठान, जो किसी एक धर्म विशेष को लेकर जो अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है वो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक उत्सव नहीं है। मतलब जो परिवार के द्वारा जो उत्सव नहीं मनाया जाता है वो कौन सा है। जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, गणतंत्र दिवस, बच्चे का पहला कदम। तो देखो, जन्मदिन भी परिवार के द्वारा मनाया जाता है, विवाह की वर्षगांठ भी जो है परिवार की तरफ से मनाई जाती है, बच्चे का पहला कदम, जिसे बच्चा अपना पहला कदम रखना स्टार्ट करता है तो वो भी उत्सव परिवार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस जो है वो पारिवारिक उत्सव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे प्रश्न बहुत इजी हैं, बस कभी कभी इन प्रश्नों के क्वेश्चन को पूछने का फॉर्मेट थोड़ा टफ हो जाता है, जिसलिए थोड़ा टफ लगते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोगों के सामने ये चीज क्लियर होने वाली है। परिवार में उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिवार जो होता है उस परिवार में उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने खुशियां बांटना, पैसा कमाना, विवाद बढ़ाना, समय बर्बाद करना। देखो, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो लॉजिकल है। तो परिवार में उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, खुशियां बांटना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अन्नप्राशन किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है अन्नप्राशन किससे संबंधित है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे धर्म में 16 संस्कारों की बात की जाती है। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो है वो है अन्नप्राशन है। इसका मतलब क्या है, बच्चे का पहला भोजन, विवाह समारोह, फसल उत्सव, धार्मिक यात्रा। जैसे कि हम बात करें रथ यात्रा की, जैसे कि आप लोगों ने सुनी होगी रथ यात्रा, जो कि पुरी में निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की स्मृति में इसको निकाला जाता है, तो वो एक धार्मिक यात्रा है। विवाह समारोह, जैसे कि जो विवाह वगैरह होता है उसमें जो एक तरीके से स्टेज वगैरह का आयोजन करते हैं वो विवाह समारोह। फसल उत्सव, फसल के आने पर जैसे त्योहार मनाया जाता है वो फसल उत्सव है। लेकिन बच्चे का पहला भोजन जो होता है वो अन्नप्राशन से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पारिवारिक उत्सव बच्चों में किस गुण का विकास करते हैं। जो पारिवारिक उत्सव है ये बच्चों में किस प्रकार का एक गुण विकसित करते हैं। एकता और सहयोग का, लालच का, अकेलापन का, हिंसा का। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपके सामने 5वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एकता और सहयोग का गुण जो है उसको विकसित करते हैं। और वहीं पारिवारिक उत्सव जो होता है ये क्या क्या करता है, तो एकता को मजबूत करता है और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करता है। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज होती है, इसमें खुशी बहुत ज्यादा मिलती है। खुशी
जो है बहुत ज्यादा मिलती है। और दूसरी बात आप लोग देखोगे, इससे कहीं ना कहीं परिवार जब एक साथ रहता है तो इससे तनाव जो होता है वो कम होता है। परिवार जब साथ रहता है तो तनाव क्या होता है, कम होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव परिवार की संस्कृति से जुड़ा है? मतलब जो परिवार के द्वारा साथ मिलकर जो त्योहार मनाया जाता है उसकी संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? दिवाली, होली, रक्षाबंधन, उपरोक्त सभी। दिवाली सभी लोग मिलकर मनाते हैं, होली भी ऐसा ही त्योहार है, रक्षाबंधन भी ऐसा ही त्योहार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 7वां, विवाह वर्षगांठ क्यों मनाई जाती है? जैसे ये एक पारिवारिक उत्सव है, पारिवारिक उत्सव के रूप में जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे विवाह समारोह हो गया आपके सामने, ये कैसा हो गया? पारिवारिक विवाह समारोह। विवाह समारोह के अलावा यदि हम देखें, बच्चे का जो जन्मदिन होता है भाई, ये भी एक पारिवारिक उत्सव है, जन्मदिन। ठीक, जन्मदिन भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी एक पारिवारिक उत्सव है। वहीं यदि देखा जाए तो धार्मिक उत्सव जो है ये किस प्रकार के होते हैं? धार्मिक उत्सव में मैं आप लोगों को बता दूं, जो धर्म से जुड़े हुए उत्सव होते हैं, जैसे कि दीपावली, ये केवल धर्म यानी कि हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार है। होली ये हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला है। ईद, लेकिन ईद जो है वो मुस्लिम में मनाया जाने वाला है, लेकिन परिवार के साथ मनाते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शादी के वर्षों को याद करने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, सरकारी अवकाश के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए। अरे भाई, विवाह की वर्षगांठ दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं होती है, शादी के वर्षों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे का पहला जन्मदिन क्या कहलाता है? जो बच्चा होता है उसका पहला जो जन्मदिन होता है वो क्या कहलाता है? मुंडन कहलाता है, अन्नप्राशन कहलाता है, पहला सालगिरह कहलाता है, विद्यारंभ कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका कहने का पहला सालगिरह। ठीक, जो बच्चे का पहला जन्मदिन होता है उसे जिस नाम से जाना जाता है, हमारे एग्जाम के हिसाब से यदि देखा जाए बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला सालगिरह। हालांकि शादी में भी इसका उपयोग करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9, पारिवारिक उत्सव मनाने से क्या लाभ होता है? पारिवारिक उत्सव यदि मनाया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है? परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, समय की बर्बादी होती है, धन की हानि होती है, झगड़े बढ़ते हैं। जब परिवार के लोग सब साथ रहते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं प्रेम की भावना जो है वो बढ़ती है बच्चों। ठीक, तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, ये एकदम सही जवाब है। अगला है, रक्षाबंधन मुख्य रूप से किस रिश्ते का उत्सव है? जो रक्षाबंधन है ये मुख्य रूप से किन दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, और दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाई और बहन के बीच का एक त्योहार है जो कि है रक्षाबंधन। चलिए, पारिवारिक उत्सव में सामान्यतः क्या शामिल होता है? जो परिवार का उत्सव होता है इसमें मुख्यतः किन चीजों को शामिल किया गया है? झगड़ा, अकेलापन, चोरी, खाना, नृत्य, गीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाना, नृत्य और गीत को शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, करवा चौथ किससे संबंधित है? यह भी एक तरीके से आप सभी लोग जानते हैं परिवार के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, लेकिन मुख्य रूप से किसके द्वारा? विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, बच्चों का उत्सव होता है, फसल काटने का उत्सव, नए साल का जश्न। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं जो विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पारिवारिक उत्सव बच्चों को क्या सिखाते हैं? पारिवारिक उत्सव बच्चों को हिंसा करना, अकेले रहना, झूठ बोलना या परंपराओं और मूल्यों का महत्व। तो पारिवारिक उत्सव की यदि हम बात करें तो ये परंपराओं और मूल्यों का महत्व ये सिखाते हैं किसको? बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मुंडन संस्कार किससे संबंधित है? बच्चे के पहले बाल काटना, शादी की रस्म, फसल उत्सव, नए घर में प्रवेश। तो देखो सामान्यतः प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। मुंडन का मतलब होता है कि एक तरीके से बच्चे के बाल काटना। बच्चे के पहले बाल काटने वाला जो संस्कार होता है उसे जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके सामने मुंडन संस्कार। ठीक, और इन्हीं से कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कारों का विकास होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, परिवार में जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? जीवन का उत्सव मनाने के लिए, दिखावे के लिए, समय बिताने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए। तो देखो हर कोई विद्यार्थी इसका जवाब आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से दे सकता है कि जीवन का उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि 84 करोड़ योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो क्यों ना उसमें आनंद उठाया जाए। तो जीवन का उत्सव मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विद्यारंभ संस्कार क्या है? बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत,
विवाह समारोह, धार्मिक यात्रा, फसल उत्सव। तो विद्यारंभ संस्कार का मतलब होता है बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चे क्या सीखते हैं? हर एक चीज में आप लोगों को नई चीज देखने को मिलेगी। ठीक, यानी कि ये सारी की सारी विशेषताएं कह सकते हो आप, उन विशेषताओं से ही आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, अकेले रहना। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बच्चे परिवार के साथ उत्सव मनाते हैं तो उनके अंदर सामाजिक व्यवहार की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, वहीं रिश्तेदार व पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत होते हैं, सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, होली किस प्रकार का उत्सव है? पारिवारिक और सामाजिक, केवल धार्मिक, केवल राजनीतिक, केवल व्यक्तिगत? तो देखो, केवल राजनीतिक कहना बिल्कुल गलत होगा, केवल व्यक्तिगत कहना भी गलत होगा, केवल धार्मिक और पारिवारिक और सामाजिक। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, होली एक पारिवारिक और सामाजिक उत्सव है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। गृह प्रवेश उत्सव क्या है? नए घर में प्रवेश करने का उत्सव, शादी का उत्सव, जन्मदिन पार्टी, फसल उत्सव। तो गृह प्रवेश उत्सव की यदि हम बात करें तो नए घर में प्रवेश करने के उत्सव को प्यारे साथियों जो बोला जाता है वो गृह प्रवेश बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पारिवारिक उत्सव में बच्चों की भूमिका क्या होती है? जो परिवार में उत्सव एक साथ मनाते हैं उनमें यदि हम बात करें तो उनकी भूमिका क्या होती है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो जरा देखते हैं, वे उत्साह और खुशी फैलाते हैं, वे झगड़ा करते हैं, वे पैसा बर्बाद करते हैं, वे अकेले रहते हैं। तो प्यारे साथियों, पारिवारिक उत्सव में यदि देखा जाए तो बच्चों की भूमिका होती है कि वे उत्साह और खुशी फैलाने का काम करते हैं। ठीक, चलिए वहीं यदि हम बात करें पारिवारिक उत्सव के अंतर्गत, तो पारिवारिक उत्सव जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक होते हैं, जो किसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पारिवारिक उत्सव में यदि हम सांस्कृतिक उत्सव की बात करें तो जैसे आप लोग देखेंगे भाई, तो आपके सामने होली जो है ये एक सांस्कृतिक है। दीपावली यदि आप देखेंगे प्यारे साथियों, तो दीपावली जो त्यौहार है ये भी एक कैसा त्यौहार है? सांस्कृतिक त्यौहार है। दीपावली के बाद यदि हम बात करें ईद की, तो ये भी एक सांस्कृतिक है, लेकिन धर्म अलग है। ठीक, उसके बाद ईद के अलावा क्रिसमस की बात करें तो ये भी एक सांस्कृतिक त्यौहार है। सब सांस्कृतिक त्यौहार है। वहीं व्यक्तिगत त्यौहार की यदि हम बात करें, व्यक्ति चाहे तो मनाना चाहे, नहीं चाहे तो नहीं मनाना चाहे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्तिगत में जैसे कि हो जाता है जन्मदिन, जन्मदिन ये एक व्यक्तिगत त्यौहार है। शादी की सालगिरह, व्यक्ति की मर्जी हुई तो उसको मनाया, नहीं तो नहीं। शादी की सालगिरह ये कैसे त्यौहार हो गए बच्चों? तो ये जो त्यौहार है प्यारे साथियों ये हो जाते हैं कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो इन त्योहारों को हम बोलते हैं व्यक्तिगत। इनको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, व्यक्ति की सालगिरह। ठीक, और भी यदि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो इसमें और क्या हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत में और जैसे कि कहीं ना कहीं हवन या नए घर में प्रवेश। ठीक, गृह प्रवेश जिसे हम बोल सकते हैं, गृह प्रवेश कोई व्यक्ति चाहे तो करना चाहे, नहीं चाहे तो नहीं करना चाहे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। नामकरण संस्कार क्या है? यानी कि नामकरण संस्कार जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिक यात्रा से, विवाह समारोह, फसल उत्सव, बच्चे का नाम रखने की रस्म। तो नामकरण संस्कार जो है वो बच्चे के नाम रखने का संस्कार है। ठीक, जैसे कि इसमें कुछ है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे एक हो गए नामकरण, एक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है मुंडन। मुंडन के अलावा एक आप लोगों ने जैसे पढ़ा है विवाह संस्कार भी होता है। वैसे ही आप लोगों के सामने विवाह संस्कार के अलावा यज्ञोपवीत भी होता है जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। बच्चे को जनेऊ धारण करनी होती है। ऐसे ही बहुत सारे संस्कार जैसे कि अन्नप्राशन संस्कार होता है, अन्नप्राशन। तो ऐसे पूरे संस्कारों की यदि हम बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार, मान्यता के अनुसार टोटल संस्कारों की बात करूं मैं तो टोटल कितने संस्कार होते हैं बच्चों? पूरे 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी कि उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? बच्चे की शिक्षा की औपचारिक शुरुआत, शादी की रस्म, फसल काटने का उत्सव, नए घर में प्रवेश। तो उपनयन संस्कार की यदि हम बात करें तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है बच्चे की शिक्षा की औपचारिक जो शुरुआत होती है उसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों एक तरीके से क्या? बच्चे की शिक्षा की औपचारिक शुरुआत को बोलते हैं उपनयन संस्कार। क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि और संस्कार में आप लोगों को बता दूं, गर्भाधान संस्कार होता है।
कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान। पहला संस्कार जो होता है वो यही होता है। इसमें कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए माता पिता के द्वारा शुद्ध मन से जो शरीर में गर्भधारण की तैयारी की जाती है उसे हम बोलते हैं। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो एक संस्कार दूसरा जो होता है प्यारे साथियों, जिसे बोलते हैं पुंसवन संस्कार। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा है? पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जब गर्भधारण हो जाता है उसके लगभग तीसरे महीने के टाइम पे जो संस्कार होता है उसे हम बोलते हैं पुंसवन संस्कार। एक होता है सीमांत नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, जनेऊ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, और एक जो होता है प्यारे साथियों जो कि है अंत्येष्टि, यानी कि व्यक्ति के जीवन का सबसे लास्ट का जो संस्कार होता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। मतलब व्यक्ति के मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सिल्वर जुबली किस अवसर पर मनाई जाती है? जो सिल्वर जुबली है वो किस अवसर पर मनाई जाती है? 25 साल की सालगिरह पर, बच्चे के जन्मदिन पर, नए व्यवसाय की शुरुआत पर, 50 साल की शादी की सालगिरह पर। सिल्वर जुबली की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, यहां पर बात हो रही है सिल्वर जुबली की, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25 साल की सालगिरह पर जो मनाया जाता है वो है सिल्वर जुबली। कौन सी जुबली है? सिल्वर जुबली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्ण जुबली कब मनाई जाती है? 50 साल की शादी की सालगिरह पर, 25 साल की शादी की सालगिरह पर, 10 साल की शादी की सालगिरह पर, या 75 साल की सालगिरह पर? तो यहां पर इससे पहले सिल्वर जुबली था, अब जो है वो स्वर्ण जुबली है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 साल की शादी की सालगिरह को स्वर्ण जुबली के रूप में मनाया जाता है। ठीक, पारिवारिक उत्सव बच्चों में कौन सा मूल्य विकसित करते हैं? जो पारिवारिक उत्सव है ये कहीं ना कहीं बच्चों में कौन सा उत्सव जो है वो एक तरीके से विकसित करते हैं, कौन सा मूल्य विकसित करते हैं भाई बताइए। तो ठीक है भाई, बताने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं। पहला ऑप्शन है सहानुभूति और सहयोग, दूसरा स्वार्थपरता, आलस्य, या फिर अहंकार। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहानुभूति और सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26, करम पर्व किस राज्य का प्रमुख पारिवारिक उत्सव है? कौन सा? करम पर्व। यह आपको बताना है कि करम पर्व कौन से राज्य का परिवार के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? झारखंड, केरल, गुजरात, पंजाब। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है झारखंड। झारखंड में ही आप लोगों को पता है सरहुल जो पर्व है ये भी कहीं ना कहीं देखोगे आप तो यहीं पर मनाया जाता है। पंजाब में यदि देखा जाए तो जो एक तरीके से चलता है वो मुख्य रूप से वैशाखी है। कौन सा है? वैशाखी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पारिवारिक त्योहार है? मतलब ओणम जो त्योहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल। चलिए अगला प्रश्न है 28, पारिवारिक उत्सव में आमतौर पर किस प्रकार का भोजन शामिल होता है? जो परिवार में जब साथ में एक साथ लोग रहते हैं तो उनका भोजन कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? पारंपरिक और मौसमी व्यंजन, केवल फास्ट फूड, केवल मिठाइयाँ, कोई भोजन नहीं। आप खुद लोगों ने देखा होगा जब परिवार साथ रहता है तो गर्मी के टाइम पे लोग अपने घरों में आम ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आमतौर पर कैसा होता है? मौसमी व्यंजन होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 29, गणतंत्र दिवस और पारिवारिक उत्सव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार है जबकि पारिवारिक उत्सव व्यक्तिगत होते हैं। दोनों एक जैसे हैं। गणतंत्र दिवस केवल स्कूलों में मनाया जाता है, पारिवारिक उत्सव सरकार द्वारा आयोजित किया जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है जबकि पारिवारिक उत्सव जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की मर्जी हुई तो मनाया, किसी की मर्जी नहीं हुई तो नहीं मनाया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, पारिवारिक उत्सव मनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिवारिक उत्सव मनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत करना, दिखावा करना, महंगे उपहार खरीदना, या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। आजकल के टाइम पर तो यही चीज हो रही है, ज्यादातर यदि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत करना। चलिए अगला प्रश्न है, भाई दूज किस रिश्ते का उत्सव है? भाई बहन के बीच का,
पति पत्नी, दोस्त, माता पिता और बच्चे। तो भाई दूज जो है ये मुख्य रूप से भाई बहन के बीच के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा दीपावली के बाद, होली के बाद, रक्षाबंधन के बाद बहन अपने भाई को कहीं ना कहीं अपने घर बुलाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए? बड़ों का आदर करना और उत्सव में भाग लेना, केवल उपहार लेना, मोबाइल पर गेम खेलना, अकेले बैठे रहना। तो ये बातें जो हैं वो आप लोगों को पता है, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपकी एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ों का आदर करना और उत्सव में भाग लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। पारिवारिक उत्सव में किस प्रकार के खेल आयोजित किए जा सकते हैं? सांस्कृतिक खेल, पहेलियां और सामूहिक गतिविधियां, केवल वीडियो गेम्स, हिंसक खेल या कोई खेल नहीं। तो परिवार में जब सब लोग साथ रहते हैं तो उनके साथ सांस्कृतिक खेल भी खेले जा सकते हैं, पहेलियां भी बुझाई जा सकती है और सामूहिक गतिविधियां भी की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। पारिवारिक उत्सव का बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, वे अकेलेपन का शिकार होते हैं, वे आक्रामक हो जाते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों के मानसिक विकास पर जो प्रभाव पड़ता है कि वे सामाजिक और भावनात्मक रूप से क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पारिवारिक उत्सव में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? पारिवारिक उत्सव जो है इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पारिवारिक एकता और प्यार, महंगे कपड़े और गहने, बाहरी दिखावा, सोशल मीडिया पर लाइक्स। तो पारिवारिक उत्सव में सबसे ज्यादा महत्व जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो पारिवारिक एकता और प्यार का होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ए। चलिए अगला है, पारिवारिक उत्सव के दौरान किस प्रकार की कहानियां सुनाई जा सकती है? पारिवारिक इतिहास और नैतिक शिक्षा वाली कहानियां, डरावनी कहानियां, अश्लील कहानियां, कोई कहानी नहीं। तो पारिवारिक उत्सव के दौरान परिवार में जो है परिवार का इतिहास बताया जा सकता है और जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए यानी कि नैतिक शिक्षा वो कहीं ना कहीं इनको सुनाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। पारिवारिक उत्सव का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो पारिवारिक उत्सव का आयोजन सभी की भागीदारी और सहमति से, केवल बड़ों के निर्णय से, जबरदस्ती से, बिना किसी योजना के। तो पारिवारिक उत्सव का आयोजन जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो किया जाता है सभी की भागीदारी और सहमति से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। पारिवारिक उत्सव में कौन सा तत्व सबसे जरूरी है? प्यार और आपसी समझ, विदेशी व्यंजन, बड़ी संख्या में मेहमान, महंगे साज सामान। तो पारिवारिक उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है प्यार और आपसी समझ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए परिवार उत्सव के दौरान बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए? परिवार के मूल्य और संस्कार, दूसरों से तुलना करना, लालच करना, अकेले रहना। तो पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों को जो सिखाया जाना चाहिए परिवार के मूल्य और संस्कार बच्चों को सिखाने चाहिए जो आगे जाकर कहीं ना कहीं उनके काम आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। पारिवारिक उत्सव का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? परिवार के बंधन मजबूत होते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है, कोई लाभ नहीं। तो पारिवारिक उत्सव का जो सबसे बड़ा लाभ होता है परिवार के बंधन मजबूत होते हैं। पारिवारिक उत्सव में कौन सा संगीत उपयुक्त होता है? पारंपरिक लोकगीत, केवल पश्चिमी संगीत, अश्लील गाने, कोई संगीत नहीं। तो पारिवारिक उत्सव में यदि हम संगीत की हम बात करें मेरे साथियों तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है पारंपरिक लोकगीत यानी 41 का ए। चलिए अगला है 42। पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों को किस प्रकार के उपहार दिए जा सकते हैं? तो पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों को शिक्षाप्रद खिलौने और किताबें, केवल महंगे गैजेट्स, हिंसक खिलौने, कोई उपहार नहीं। तो पारिवारिक उत्सव के दौरान बच्चों को ऐसे खिलौने दिए जाने चाहिए जिनसे कहीं ना कहीं उनको शिक्षा प्राप्त होती हो। चलिए अगला प्रश्न है 43। पारिवारिक उत्सव में किस प्रकार के नृत्य किए जा सकते हैं? पारंपरिक लोक नृत्य, केवल पश्चिमी नृत्य, अशोभनीय नृत्य, कोई नृत्य नहीं। तो परिवार में यदि हम साथ रहते हैं तो यदि इसमें नृत्य करने का उत्सव प्राप्त होता है या कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त होता है तो पारंपरिक लोक नृत्य ही करने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है पारिवारिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए? खुशियां बांटना और यादें बनाना, दिखावा करना,
पैसा इकट्ठा करना, समय बर्बाद करना? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुशियां बांटना और यादें बनाना। प्यारे साथियों, ये आपके सामने पारिवारिक उत्सव का एक 45वें नंबर का प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि पारिवारिक उत्सव में किस प्रकार की सजावट की जा सकती है। साधारण और सांस्कृतिक सजावट, केवल महंगे सजावट, अशोभनीय सजावट, कोई सजावट नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये एक संक्षिप्त क्लास थी जिसमें केवल पारिवारिक उत्सव के बारे में आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।